हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्रेस्टीज क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी 10th क्लास की ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इससे पहले चैप्टर 1 की जो एक्सप्लेनेशन है उसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2। ट्रस्ट में बहुत ईजी चैप्टर है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, बहुत मुश्किल हो या याद करने में आपको दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक के बाद एक टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो आप जानते ही हैं कि हम अपनी अर्थ को बहुत सारी लाखों करोड़ों स्पीशीज़ के साथ शेयर करते हैं, और हम जो हैं यानी ह्यूमंस जो हैं वो बहुत सारी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एक इकोलॉजिकल सिस्टम में जुड़े हुए हैं, एक जाल की तरह, यानी एक दूसरे पर सब डिपेंड करते हैं। और अगर एक तरह से देखा जाए तो हम ही हैं जो सबसे ज़्यादा, यानी ह्यूमंस हैं जो सबसे ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड करते हैं। वो चाहे फिर प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, इंसेक्ट्स हों, एक्वाटिक एनिमल्स हों, कुछ भी हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर और प्लांट्स तक हज़ारों लाखों करोड़ों चीज़ ऐसी हैं जिन पर हम डिपेंड करते हैं अपनी डेली नीड्स के लिए, ठीक है। तो विदाउट प्लांट, विदाउट एनिमल, विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और इस सब में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो फॉरेस्ट प्ले करते हैं, यानी जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो फॉरेस्ट हैं वो हमें हर तरह के प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाले, यानी जो भी हम अपनी चीज़ें अपनी पूरी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह फॉरेस्ट से जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ इंट्रोडक्शन के बाद आपके चैप्टर में सबसे पहले टर्म आती है बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं जब एक इलाके में या एक जगह में या एक बहुत बड़े एरिया में वाइल्ड लाइफ और कल्टिवेटेड स्पीशीज़ बहुत ही बड़ी मात्रा में हो, यानी बहुत ही रिच हो, तो वो इलाका बायोलॉजिकल इलाका या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला एरिया कहलाता है। ये सब बहुत ही अलग होते हैं फॉर्म्स एंड फंक्शन में, यानी फ्लोरा अपनी अलग तरह से काम करता है, फौना अपनी अलग तरह से काम करता है। फ्लोरा और फौना तो आपको पता ही होगा, फ्लोरा मीन्स प्लांट और फौना मीन्स एनिमल्स, ठीक है। ये जो वाइल्ड लाइफ और प्लांट हैं ये सब इंटरडिपेंडेंसीज के सिस्टम से जुड़े होते हैं, यानी ये एक ऐसे जाल से जुड़े होते हैं जहाँ पर ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो प्लांट को खाते हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, और प्लांट्स जो हैं वो ह्यूमंस को भी फूड और बहुत सारी मेडिसिनल चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं वो मिलकर वो एक पूरा जाल बनाते हैं इंटरडिपेंडेंसीज का, यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इंडिया जो है ये वर्ल्ड्स की रिचेस्ट कंट्रीज़ में आता है इन द टर्म्स ऑफ वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी हमारे इंडिया में जो है वो बहुत बड़ी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हमारा जो वर्ल्ड का शेयर है स्पीशीज़ का नियरली 8% है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ जितनी भी हैं वर्ल्ड में उसका 8% जो है वो इंडिया में है, ठीक है। तो अगर हम पूरे स्पीशीज़ की बात करें, अब ये मैंने आपको बताया फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फौना मीन्स एनिमल्स। तो फ्लोरा की देखें तो 47,000 स्पीशीज़ हैं हमारे पास, यानी 47,000 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 15,000 फ्लावरिंग स्पीशीज़ हैं जो एंडेमिक हैं। एंडेमिक मतलब जो किसी एक ख़ास इलाके में पाई जाती हैं, और 1500 स्पीशीज़ हैं जो कंसीडर्ड की जाती हैं एज एंडेंजर्ड, यानी जो एक्सटिंक्ट होने की लाइन पर हैं, यानी एक्सटिंक्ट होने वाली हैं या जिनका जो है वो कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फोना की जो है हमारे पास 81,000 स्पीशीज़ हैं, जिसमें 20% जो है वो मैमल्स हैं जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ में आते हैं। थ्रेटेंड स्पीशीज़ मतलब जो ख़त्म होने वाली हैं या जो एक्सटिंक्ट या वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं। इसके बारे में अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे कि ये सब क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ड हैं ये जो एंडेंजर्ड, एंडेमिक और थ्रेटेंड जो हैं, इन सब की टर्म में अभी आपको बताऊंगी। 79 स्पीशीज़ मैमल्स की, 44 स्पीशीज़ बर्ड्स की और 3 एम्फीबियंस की, ये जो हैं थ्रेटेंड में आती हैं, मतलब वही जो ख़त्म होने की कगार पर हैं या ख़त्म होने वाली हैं या जिनका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये IUCN की रेड लिस्ट है। IUCN की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए बताएंगे कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है,
ठीक है। तो सबसे लास्ट है इसमें एक्सटिंक्ट, मतलब जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जैसे डोडो बर्ड या डायनासोर्स, ठीक है। तो ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब जो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी हमें ऐसी आम देखने को नहीं मिलते, बल्कि वो किसी बायोलॉजिकल रिजर्व में या नेचुरल सेंचुरीज़ में रिजर्व करके या किसी ज़ू में उनको रिजर्व किया जा चुका है, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब ये 3 कैटेगरी जो है वो थ्रेटेंड की कैटेगरीज हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है, यानी जो इस स्टेज से इस स्टेज में जाने वाले हैं, जो वाइल्ड में ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। एंडेंजर्ड मतलब जो इस स्टेज से इसमें जाने वाले हैं। एंडेंजर्ड मतलब जो कुछ ही रह गए हैं, कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पर पर्टिकुलरली कुछ ही नंबर्स में रह गए हैं, वो एंडेंजर्ड है। वल्नरेबल मतलब वल्नरेबल स्पीशीज़ मतलब जो एंडेंजर्ड की कगार पर आने वाली हैं, ठीक है, यानी जो बहुत ही कम नंबर्स में रह गई हैं। नियर थ्रेटेंड मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो थ्रेटेंड कैटेगरीज में शामिल हो जाएंगी अगर इसी तरह के नेगेटिव फैक्टर्स होते रहे, ठीक है। लीस्ट कंसर्न मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो अभी काफ़ी सारी हैं जिनको अभी इतनी कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास काउज़ हैं, बफेलोज़ हैं और डियर्स हैं, ठीक है। तो ये सब लीस्ट कंसर्न में आती हैं। डाटा डेफिशिएंस मतलब ऐसी स्पीशीज़ जिनके पास हमारे पास डाटा पूरा नहीं है कि वो कितने इलाके में कितनी बड़ी मात्रा में हमारे पास हैं, ठीक है। और नॉट इवेल्युएटेड मतलब जिनको अभी इस लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया है, बहुत ही कॉमन जो एनिमल होते हैं जैसे डॉग्स एंड कैट्स वगैरह, ठीक है। तो ये सब तो हो गई IUCN की रेड लिस्ट वाली। इनकी जो डेफिनेशन है वो अभी हम आगे बताएंगे। ये याद से आप बताइएगा कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है अपनी कमेंट्स के ज़रिए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ किया जाता है, सबसे पहले आती है नॉर्मल स्पीशीज़ हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब ऐसी पॉपुलेशन स्पीशीज़ की जिसका जो है लेवल वो सर्वाइवल के काबिल है, मतलब वो बहुत हैं अभी, वो ऐसी नहीं है जो ख़त्म हो जाए या जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी है, कैटल, पाइन और रोडेंट वगैरह, ठीक। एंडेंजर्ड मतलब स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब जिनका हमें ख़तरा है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर इसी तरह के नेगेटिव फैक्टर्स होते रहे, यानी उनका शिकार होता रहा या उनको हंट किया जाता रहा, तो वो एंडेंजर्ड से एक्सटिंक्शन कैटेगरी में चली जाएंगी। जैसे ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एज और इंडियन राइनो, लॉयन टेल्ड मकाओ, ठीक है, ये सब जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं कुछ। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू द लेवल फ्रॉम वेयर इट लाइकली टू मूव इन टू एंडेंजर्ड कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट, मतलब अगर इसी तरह के नेगेटिव फैक्टर्स होते रहे तो इनकी जो कैटेगरी है वो वल्नरेबल से एंडेंजर्ड की कैटेगरी में ये शिफ्ट हो जाएंगे अगर इनको रिजर्व नहीं किया गया या इन पर तवज्जो नहीं दी गई। तो ऐसे कौन से हैं, ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट और गैंगेटिक डॉल्फिन एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है रेयर स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट, मतलब ऐसी स्पीशीज जो अगर नेगेटिव फैक्टर्स होते रहे, यानी अगर उनको हंट किया जाता रहा या उनका और दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, तो ये रेयर से वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड कैटेगरी में शिफ्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं, हिमालयन ब्राउन बेयर और वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स, मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं और वो वहाँ से नहीं निकल सकती क्योंकि वो इसी तरह के आइसोलेशन में रहना उनका नेचर है। जैसे वाइट बेयर होता है जो बिल्कुल आर्कटिक वाले इलाकों में रहते हैं, जैसे पेंगुइन्स होती हैं, ठीक है। तो ये एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ में कौन से होते हैं, अंडमान टील जो सिर्फ अंडमान में पाई जाती है, यानी ऐसी टील जो सिर्फ अंडमान में पाई जाती है। पीजन यानी निकोबारियन पीजन, निकोबार का पीजन, ठीक है। अंडमान वाइल्ड पिग और मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, यानी ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इन पर्टिकुलर एरियाज़ में ही पाई जाती हैं, ठीक।
नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पीशीज विच आर not found after search for known or likely areas where they may occur. A species may be extinct from a local area, region, country or continent or the entire earth. Extinct species में ऐसी species आती हैं जो जिस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती थी वहाँ पर ढूंढने के बाद भी नहीं मिली, और जो ना किसी लोकल रीजन, ना ही कंट्री, ना किसी कॉन्टिनेंट में, यानी पूरे अर्थ में ढूंढने के बाद कहीं नहीं मिली, ऐसी स्पीशीज़ होती हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। तो ऐसी में एशियाटिक चीता आता है जो पहले पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता, और पिंक हेड डक और डोडो बर्ड, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अब, ठीक है। इसीलिए हमें जो है वो हमारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करना चाहिए ताकि हम ऐसी स्पीशीज़ को बचा सकें। और सिर्फ यही नहीं कि हम एनिमल की स्पीशीज़ को बचाएं, बल्कि प्लांट की भी बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या जो अब ख़त्म होती जा रही हैं, या जिनके लिए बहुत ही कंसर्न है कि अगर हमने उनका इस्तेमाल इसी तरह किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास वो नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसी कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से ये स्पीशीज़ जो हैं वो इस तरह कम होती जा रही हैं। तो नेगेटिव फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्लोरा एंड फौना, सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर तो ह्यूमन बीइंग है जो फ्लोरा और फौना को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, क्योंकि हम नेचर को जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी नीड्स के लिए। हम नेचर से वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर, क्या क्या लेते हैं, और उसके बदले में 1% भी नहीं जो हम उसको वापस करते हो। इंडिया में ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड जो है वो रेलवेज़ और माइनिंग का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुआ फॉर कमर्शियल यूज़, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से जो फ्लोरा और फौना है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया जो है वो डिफॉरेस्ट किया जाने लगा बहुत बड़े पैमाने पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, यानी झमिंग के लिए, जिसमें स्लैश एंड बर्न टाइप की एग्रीकल्चर की जाती है, जिसमें एक बहुत बड़े इलाके की जो नेचुरल फ्लोरा है उसको जलाया जाता है और फिर वहाँ पर खेती की जाती है, ठीक है। तो इससे बहुत बड़े इलाके में फ्लोरा जो है वो अफेक्ट होती है। दूसरी बड़ी वजह थी एनरिचमेंट प्लांटेशन। एनरिचमेंट प्लांटेशन मीन्स जिसमें एक सिंगल जो है वो स्पीशीज़ कमर्शियली उगाई जाती है बहुत बड़े इलाके में ट्रेड के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो नेचुरल वेजिटेशन थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। जैसे टीक मोनोकल्चर शुरू हुआ, यानी टीक की खेती की जा रही है। मोनोकल्चर मीन्स जब बहुत बड़े इलाके में सिर्फ एक ही फसल को उगाया जाए। तो टीक की खेती की वजह से जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हुए साउथ इंडिया में। और जब इस तरह की एक तरह की एग्रीकल्चर यानी एनरिचमेंट प्लांटेशन की जाती है तो बाकी दूसरी स्पीशीज़ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो एलिमिनेट होने लगती हैं, ठीक है। दूसरा चीर पाइन की जो प्लांटेशन है उसने हिमालयन ओक और रोडेंड्रन फॉरेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट किया। आपकी बुक में जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करें तो 1950 से लेकर 1980 तक ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया जा चुका था। यानी इतने बड़े इलाके पर पहले फॉरेस्ट था और अब ये क्या हो गया है, एग्रीकल्चरल लैंड हो गया है। और ये एक्सपेंशन जो है वो सिर्फ 1980 में ही नहीं रुका बल्कि इसके आगे भी और चलता रहा। इसके साथ साथ दूसरे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने एक तरफ हमें फ़ायदा दिया तो दूसरी तरफ बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान दिया। जैसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, यानी जब रेलवे, रोड्स और बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं तो उसके लिए बहुत बड़े इलाके को साफ़ किया जाता है। या जैसे रिवर वैली प्रोजेक्ट जो बनाए जाते हैं उसके लिए 5000 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो साफ़ किया गया। दूसरा बड़ा फैक्टर है माइनिंग, जो वेस्ट बंगाल में की जाती थी, ख़ासतौर पर डोलोमाइट माइनिंग, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इलाका जो है वो इससे अफेक्ट हुआ। ओवर ग्रेजिंग, फ्यूल वुड कलेक्शन बाय लोकल ड्वेलर्स, यानी जो वहाँ के आम ड्वेलर्स थे उनके ज़रिए बड़े पैमाने पर फ्यूल वुड का कलेक्शन करना। इन सब चीज़ों से, यानी जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किए, सिर्फ फ्लोरा और फौना ही नहीं इफेक्ट हुई बल्कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इलाकों में रहती थी उनको बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज और इम्पोवराइज्ड कर दिया गया। जो डायरेक्टली डिपेंड थे नेचर पर, यानी जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पर पूरी तरह से डिपेंड थे, उनको बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया, उनके इलाके को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया। और इन सब की वजह से सबसे बड़ा नुकसान हमें हुआ है कि हमारे इंडिया में ड्रॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं जिससे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब जितनी भी फैक्टर्स हैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इफ़ेक्ट होती है फ्लोरा भी
और फौना भी। और जैसे जैसे फ्लोरा और फौना में कमी आती जाएगी वैसे ही हमारी अपनी ज़िंदगी पर भी असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास नेचुरल चीज़ें नहीं होंगी तो हम आर्टिफिशियल चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लोरा और फौना ही इससे अफेक्ट होती हैं, बल्कि ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो बायोडाइवर्सिटी की डिक्लाइन की क्या क्या कॉजेज़ हैं? डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी जो वाइल्ड लाइफ है उनका जो फॉरेस्ट वाला एरिया है उसको ख़राब और ख़त्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका हैबिटेट पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। हंटिंग एंड पोचिंग, मीट के लिए या लेदर के लिए या स्किन के लिए या और बहुत सारी चीज़ों के लिए उनका हंट करना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी जो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, इसकी वजह से भी जो है बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होती है। पॉइजनिंग, फैक्ट्रीज़ की वजह से जो वाटर पॉल्यूशन होता है और एयर पॉल्यूशन होता है वो। फॉरेस्ट फायर, जो बहुत बड़े पैमाने पर जंगलों को तबाह और बर्बाद कर देती है। ओवर पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं और उसकी वजह से ज़्यादा हम रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। दूसरा अनइक्वल एक्सेस, मतलब बहुत सारे इलाकों में बहुत सारी रिसोर्सेज बहुत बड़ी मात्रा में है और बहुत सारे इलाकों में बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसी है सेम रिसोर्सेज की। और डिफरेंशियल शेयरिंग, यानी अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की रिसोर्सेज का होना जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में डिफरेंट है। तो अभी तक तो हमने देखे कि बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन के क्या क्या कॉजेज़ हैं। अब हम देखेंगे कि हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को किस तरह कंजर्व कर सकते हैं या किस तरह बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको प्रिजर्व करना चाहिए, जैसे वाटर, एयर और सॉइल। सबसे पहले ये बेसिक हैं जिनको हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल है उसको प्रिजर्व किया जाए ताकि आने वाले वक्त में जो है वो प्लांट और एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो। इसके लिए 1972 में द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके अंडर जो है वो बहुत सारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ बनाई गई थी, जिसमें बहुत सारी स्पीशीज़ को जो है वो सिक्योर किया गया, उनको उनका नेचुरल हैबिटेट जैसा इन्वायरमेंट दिया गया ताकि वो एक्सटिंक्ट या थ्रेटेंड स्पीशीज़ की कैटेगरी में ना आने पाए। गवर्नमेंट के ज़रिए बहुत सारे स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, वन हॉर्न राइनो प्रोजेक्ट, कश्मीर स्टैग प्रोजेक्ट जिसे हंगुल भी कहा जाता है, 3 टाइप ऑफ क्रोकोडाइल्स जैसे फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और द घड़ियाल, एशियटिक लॉयन प्रोजेक्ट और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो शुरू किए गए एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को सिक्योर करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 में बहुत सारी हज़ारों बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स और ड्रैगन फ्लाई को इस लिस्ट में ऐड किया गया, जिनको प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ की लिस्ट में डाला गया, यानी जिनको कंजर्व किया जाएगा या जो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में आ रही हैं। और 1991 में बहुत सारे प्लांट्स को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया, जिसमें 6 स्पीशीज़ शामिल थी। इसके अलावा जो फॉरेस्ट एरिया है उसको भी क्लासिफाई किया गया है ताकि एरिया की वैल्यूएबिलिटी के हिसाब से, यानी कहाँ पर कौन सा एरिया किस चीज़ में कितना रिच है उसके हिसाब से उसको सिक्योर किया जा सके। 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है फॉरेस्ट को, एक रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में मोर देन 50% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो डिक्लेयर्ड किया गया एज अ रिजर्व फॉरेस्ट, जिसमें बहुत ही वैल्यूएबल कंजर्वेशन है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों ही रिसोर्सेज की, यानी जहाँ पर शिकार करना किसी भी तरह की लकड़ी, कोई भी फ्रूट, वेजिटेबल, मेडिसिनल लीव्स, कुछ भी लेना जो है वो प्रोहिबिटेड है, यानी मना है। दूसरे है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी ऑलमोस्ट 1/3 एरिया है जो टोटल फॉरेस्ट एरिया का जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है और उसको फर्दर डिप्लेशन से बचाया जाएगा। और इस पूरे इलाके को, यानी जितना भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का इलाका है वहाँ पे किसी भी तरह की हंटिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है। तीसरी टाइप का आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में ऐसे फॉरेस्ट आते हैं जो वेस्टलैंड हैं, यानी जो बंजर ज़मीनें हैं, जिनमें बहुत सारी गवर्नमेंट की भी हैं और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स की भी हैं और कुछ कम्युनिटीज़ की भी आती हैं। जैसे अलग अलग इलाकों में भी अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट को रिजर्व किया गया है। एमपी जो है वो टोटल फॉरेस्ट एरिया जितना भी है एमपी में उसका 75% जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट में आता है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इनमें बहुत सारी परसेंटेज है, यानी बहुत बड़ी परसेंटेज है जो रिजर्व फॉरेस्ट में आती है इनके टोटल फॉरेस्ट एरियाज़ की। जो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा,
राजस्थान का इलाका है, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की लिस्ट में आते हैं, यानी इनका बहुत सारा इलाका जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में है। जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं और गुजरात का बहुत सारा इलाका, यहाँ पर जो है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, जिसको मैनेज किया जाता है बाय लोकल कम्युनिटीज़ के ज़रिए। तो यहाँ तक तो हो गया आपका वो जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग इलाकों की, उन्होंने भी अपने इलाके की जंगल और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कोशिशें की हैं। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है, जहाँ के गांव वालों ने मिलकर जो है वो माइनिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगाया उन लोगों पर जो माइनिंग के लिए आए थे उस इलाके में। राजस्थान में अलवर की 5 विलेजेस जिन्होंने तकरीबन 1200 हेक्टेयर्स का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको एज अ भैरव देव दाकफ सोनचुरी डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाए और वहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं है हंटिंग करना। वो प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को किसी भी तरह की बाहरी एनक्रोचमेंट से, यानी उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं कि ना वहाँ पर कोई हंटिंग करेगा, ना ही वो किसी तरह का फ्यूल वुड कलेक्शन करेगा, ना ही वहाँ की ज़मीन को साफ़ किया जाएगा किसी भी तरह की खेती के लिए। नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट जो उत्तराखंड में चलाया गया था। इसके बारे में तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अच्छा, आप मुझे अपने कमेंट के ज़रिए बताइए कि चिपको मूवमेंट जो है वो किसने शुरू किया था। नेक्स्ट है बीच बचाओ आंदोलन और नवदान्य जो कि तहरी में शुरू हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन की जाएगी विदाउट एनी सिंथेटिक केमिकल, यानी खेतीबाड़ी में किसी भी तरह के सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने मिलकर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाया ताकि वो लैंड मैनेजमेंट कर सके डिग्रेडेड फॉरेस्ट का। तो ये तो हो गई पुरानी बातें। आज भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो फ्लोरा और फौना को लगातार बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। उनके साथ साथ हमें भी एक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग फ्लोरा और फौना को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करने से बचना चाहिए, पॉल्यूशन कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, ताकि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो अपने लिए भी तैयार कर सकें और अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तैयार कर सकें। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको कोई भी पॉइंट अच्छे से समझ नहीं आया हो, तो प्लीज़ अपनी कमेंट के ज़रिए मुझसे ज़रूर पूछें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।